इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं रिएक्ट और स्प्रिंग बूट की हेल्प से एक क्रड एप्लीकेशन जिसमें कि हम लोग एम्प्लॉय के डेटा को ऐड, एडिट, डिलीट या अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास एक फॉर्म है और अगर मैं कोई डेटा एंटर करना चाहता हूँ तो मैं ईजिली ये डेटा एंटर कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी डेटा को अपडेट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ नाम वगैरह चेंज करना है तो मैं इसके नाम को चेंज कर सकता हूँ। अगर डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे सैलरी वगैरह इसको कुछ भी मैं रैंडम नंबर देके अगर सेव करता हूँ तो ये सेव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारा डेटा आ रहा है और ये जो डेटा आ रहा है वो स्प्रिंग बूट के बैकएंड से आ रहा है। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट का बैकएंड है और इसमें मैंने एम्प्लॉय का एक एंटिटी क्लास, कंट्रोलर, रिपोजिटरी, सर्विस वगैरह क्रिएट किया और इसका जो एपीआई वगैरह है वो सब हम लोग पोस्टमैन में देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ रहा है। मैं फिर से सेंड करूँगा तो यहाँ पे जो अभी हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो सब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। इसके साथ ही अगर मुझे नया रिकॉर्ड इंटर करना है तो मैं यहाँ से नया रिकॉर्ड इंटर कर सकता हूँ। तो फिर से मैं आके देखूँगा तो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। वहीं पे अगर मुझे किसी एक एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय 7 है तो मैं इसी एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं 7 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पे आ गया। और अगर मुझे डिलीट करना है, अगर मुझे 7 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास अपडेट का होता है। अपडेट में अगर मुझे किसी को अपडेट करना है तो यहाँ से सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए होगा। ये 6 नंबर आईडी पे ये वाला है। अगर मुझे 6 नंबर आईडी को अपडेट करना है जो कि कुछ फेक इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। मैं 6 करूँगा तो यहाँ से मैं सेंड कर दूंगा तो ये अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे आके अगर मैं वापस से देखूँगा तो हमारे पास जो फेक डेटा था वो नए वाले रिकॉर्ड से अपडेट हो चुका है। तो ये सब कुछ हम लोग रिएक्ट और स्प्रिंग बूट की हेल्प से बनाने वाले हैं और तो हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं स्प्रिंग बूट को सेटअप करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा start डॉट स्प्रिंग डॉट आई ओ पे और जब हम लोग इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस में चाहिए। जैसे मुझे मैवन में चाहिए तो यहाँ पे मैवन सेलेक्टेड है, यहाँ जावा सेलेक्टेड है, स्नैपशॉट जो डिफ़ॉल्ट है उसको मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप में मैं अपने डोमेन का नाम लिख लूँगा, जैसे कोडिंग एमएसटीआर और यहाँ पे आर्टिफैक्ट को मैं रेड लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और जावा का जो वर्जन है वो मैं 17 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे लॉम्बॉक चाहिए तो मैं लॉम्बॉक ऐड कर दूंगा और उसके अलावा अगर मुझे वेब चाहिए तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा। के अलावा अगर मुझे जेपीए चाहिए तो मैं जेपीए लिखूंगा और ये हमारे पास जेपीए आ गया। और मैं डेटाबेस के लिए S2 का यूज़ कर रहा हूँ तो ये हमारा S2 डेटाबेस ऐड हो गया है। अब जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड होके आ जाता है। अब जब हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है तो इसको मैं अपने वर्किंग डायरेक्टरी में कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो हमारे पास फाइल आया है ये वाला, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक डायरेक्टरी बना देता हूँ स्प्रिंग के नाम से, जिसमें कि हम लोग स्प्रिंग का अपना सारा कोड रखने वाले हैं। मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। तो यहाँ पे मैं इसको VS कोड में मैंने ओपन कर लिया और फिर मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास सिस्टम में जावा होना चाहिए। तो अगर मैं जावा का वर्जन देखूँ तो मेरे पास जावा का 23 वर्जन है और वहीं पे मैवन होना चाहिए तो मैं मैवन का भी वर्जन देख सकता हूँ। तो अगर मैं मैवन का वर्जन देखूँ तो 3.9.9 है। अब अगर मुझे अपना स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो मुझे कमांड लिखना होगा। मैवन के यूज़ से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया था वो मैवन था। अगर आप ग्रैडल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम में ये कमांड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैवन स्प्रिंग बूट रन और इस कमांड को मैं जैसे ही रन करता हूँ तो जो भी डिपेंडेंसीज है हमारे pom.xml फाइल में, यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड किया था, जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर विद जेपीए ऐड किया था, स्प्रिंग बूट वेब किया था, S2 डेटाबेस वगैरह किया था, तो वो सब डिपेंडेंसी हमारा ऐड हो जाता है हमारे एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट 8080 पे जाता हूँ
तो यहाँ पे वाइट लेवल एरर आएगा। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग वाला है, आई मीन यहाँ पे हमने कुछ गेट राउट वगैरह सेट नहीं किया है, तो इसलिए ऐसा एरर आ रहा है। तो अगर मुझे एम्प्लॉय का CRUD एप्लीकेशन या फिर बैकएंड में API वगैरह क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे CRUD के अंदर एक एम्प्लॉय वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय का फाइल्स होगा, जैसे कंट्रोलर एंटिटी वगैरह मुझे क्रिएट करना होगा, तो सबसे पहले मैं एक एम्प्लॉय का एंटिटी क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा एम्प्लॉय डॉट जावा, और यहाँ पे ये वाला कोड मैं यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो जो मेरा पैकेज का नाम है कोडिंग MSTR CRUD के अंदर एम्प्लॉय है, तो मैंने ये वाला पाथ दिया है, और यहाँ पे जकार्ता का यूज़ हो रहा है और लैम्बॉक का यूज़ हो रहा है। लैम्बॉक का यूज़ क्या करना पड़ रहा है कि उसमें डेटा वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि लैम्बॉक के पहले जो भी हम लोग एम्प्लॉय का एंटिटी क्रिएट करते थे, उसमें गेटर सेटर और टू स्ट्रिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ता था, तो जिससे कोड काफ़ी लंबा हो जाता था। तो उससे बचने के लिए हम लोग लैम्बॉक का यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे 20-30 फील्ड्स जाएगा, सबका हमें गेटर सेटर वगैरह क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रह गया है लैम्बॉक का यूज़ करने से। अगर मैं बात करूँ कि लैम्बॉक को यूज़ करने से पहले हमारा कोड कैसा होता था, तो वो कुछ ऐसा दिखता था जिसमें कि हमें पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, पब्लिक वॉइड सेट नेम वगैरह का यूज़ करना पड़ता था। यहाँ पे लैम्बॉक का यूज़ करने से हमारा जो कोड है वो कम हो चुका है। इसके बाद जो हमें क्रिएट करना है वो होगा एक रिपोजिटरी फाइल, जो कि इस एंटिटी से कनेक्ट करने के काम में आएगा। तो मैं लिखूँगा एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट जावा, और ये कोड क्या करता है कि ये जो हमारा CRUD ऑपरेशन है उसको हेल्प करता है। जो भी हमारा रिपोजिटरी से इंट्रैक्शन होगा और हमें एडिट डिलीट वगैरह ऑपरेशन करना है, तो ये रिपोजिटरी उस एंटिटी से इंटरेक्ट करके उसको करने में हेल्प करेगा। ये जो एम्प्लॉय है ये इससे इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारा जो काम है CRUD का वो थ्रू होगा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा एक सर्विस लेयर, तो मैं यहाँ पे एक सर्विस क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस फाइल में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम एक सर्विस लेयर क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें जो हमने एम्प्लॉय रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट किया था पहले, उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और ये जो रिपोजिटरी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे अगर मुझे एम्प्लॉय का लिस्ट चाहिए जो कि गेट ऑल एम्प्लॉयज़ वाले मेथड से आ रहा है, तो मैं इस रिपोजिटरी में फाइंड ऑल डालूंगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने फाइंड ऑल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये JPA रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कि उसके अंदर ये सब मेथड्स पहले से होता है। हमें कुछ भी यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली फाइंड ऑल करके जितना भी उसके अंदर रिकॉर्ड्स होगा डेटाबेस के अंदर, उसको हम कॉल कर सकते हैं। अगर आईडी के बेसिस पे चाहिए तो फाइंड बाय आईडी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को अगर सेव करना है, तो हम लोग रिपोजिटरी डॉट सेव कर सकते हैं, और इसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉय का डेटा है, जो कि यहाँ पे हमने सेट किया था, वो एम्प्लॉय का डेटा हम यहाँ पे पास करेंगे, और जो भी एम्प्लॉय का डेटा है वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। वहीं अपडेट करना है तो हमें पहले तो एम्प्लॉय को उसके आईडी के नाम से आईडी से फाइंड करना होगा। उसके बाद हम उसके नाम को सेट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को सेट कर सकते हैं, सैलरी को सेट कर सकते हैं। और सेट करने से पहले अगर हमें उसका नाम वगैरह चाहिए तो गेट नेम का यूज़ करके उसके नाम को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेटेड एम्प्लॉय में, जो कि यहाँ से पास हो रहा है। तो ये तो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन से आएगा रिक्वेस्ट, या फिर पोस्टमैन से आएगा। और इसके अंदर जो गेट नेम है वो क्या करेगा कि नेम को फाइंड आउट करके यहाँ पे वो वैल्यू को सेट करेगा। तरह से गेट डिपार्टमेंट को फाइंड करेगा, और गेट सैलरी को फाइंड करेगा। और लास्ट में क्या हो रहा है कि ये रिपोजिटरी सेव कर रहा है एम्प्लॉय को डेटा को, जो कि अपडेटेड डेटा है। और डिलीट का कोड काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे बस रिपोजिटरी डिलीट बाई आईडी पास करना है, और जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है। अब जो लास्ट में हमारे पास जो फाइल बच गया वो कंट्रोलर का रहता है। तो मैं एक एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट जावा फाइल क्रिएट करता हूँ। अब कंट्रोलर वो पहला जावा का फाइल होता है जिससे कि हमारा API इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने
एनोटेशन वगैरह को इंपोर्ट किया है, रिस्पॉन्स एंटिटी को किया है, एचटीटीपी स्टेटस वगैरह को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे क्रॉस ऑरिजिन का यूज़ हुआ है। तो अगर आपका कोई डोमेन है जहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं स्प्रिंग बूट को, उसको क्रॉस ऑरिजिन में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रॉस ऑरिजिन में उसको ऐड नहीं करते हैं तो आपके पास CORS वाला एरर आ जाएगा, कोर्स एरर आ जाएगा और रिक्वेस्ट पास नहीं होगा। तो उसको अलाउ करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल जो डोमेन्स है उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग है यहाँ पे API एम्प्लॉयज़ है, वो डिफ़ॉल्ट वो ऐसे आ रहा है। अब इसके नीचे जो हमारा फाइल है जैसे कि एम्प्लॉय कंट्रोलर वगैरह है, तो इसमें हमने सर्विस लेयर को कॉल किया और जो भी हमारा काम है वो सर्विस लेयर से होके जा रहा है। मतलब पहले जो हमारा रिक्वेस्ट है कंट्रोलर में आएगा, उसके बाद वो सर्विस लेयर को कॉल करता है और सर्विस लेयर में जैसे जो भी हम गेट ऑल एम्प्लॉयज़ को गेट मैपिंग के लिए कॉल कर रहे हैं, तो गेट मैपिंग में अगर गेट ऑल एम्प्लॉयज़ कॉल हो रहा है और गेट ऑल एम्प्लॉयज़ सर्विस के थ्रू कॉल हो रहा है, तो अगर हम सर्विस में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल एम्प्लॉयज़ मिलेगा, जो कि जितना भी हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है उसको ये रिटर्न कर रहा है। वैसे अगर आईडी के थ्रू चाहिए तो यहाँ पे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी है और ये भी हमें यहाँ पे मिलता है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। तो सेम इसी तरह से जो भी हमारे पास जो मेथड्स वगैरह है तो वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे सेव एम्प्लॉय वाला आपको सर्विस में डिफाइन किया हुआ है, आईडी वाला सर्विस में डिफाइन किया हुआ है और डिलीट मैपिंग वाला भी ने डिफाइन करके रखा है सर्विस डिलीट एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम लोग आईडी को पास कर रहे हैं कि पाथ वेरिएबल लॉन्ग है, जो कि एक पैरामीटर्स के आर्गुमेंट के थ्रू पास हो जा रहा है और हमारा जो डिलीट पुट पोस्ट या गेट वाला ऑपरेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो इतना करने के बाद हमारा CRUD वाला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन का पार्ट है वो हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस2 डेटाबेस का, जो कि बिल्ट होता है स्प्रिंग बोट के लिए और इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल डेटाबेस नहीं चाहिए, तो टेस्टिंग के लिए ये सही रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इसका आता है वो टेक्स्ट भी होता है और ड्राइवर का नाम ये होता है। तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ डॉट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, जो कि आपको रिसोर्सेज के अंदर मिलता है। और जो यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट होता है वो ऐसे होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है। DDL ऑटो अपडेट है, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइबरनेट का DDL ऑटो पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे कंसोल में कुछ देखना है तो मैं यहाँ पे कंसोल को मैंने अनेबल रखा है और उसका पाथ ये है। अब मैं वापस से अपने एप्लीकेशन को बंद करके रिस्टार्ट करूँगा और हम लोग देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी वाइट लेवल एरर पे जा रहा है, मतलब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इस रूट पे हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अगर हम इस राउट पे कुछ रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम उस मैसेज को देख सकते हैं। तो वापस मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ और गिट पे क्लिक करता हूँ तो ये एम्प्टी आएगा। वहीं अगर मैं किसी रिकॉर्ड को यहाँ पोस्ट कर देता हूँ, जैसे ये पहला रिकॉर्ड चला गया, और वापस मैं गेट पे आऊँगा तो ये हमारा गेट वाला काम कर रहा है। अब मुझे पुट वाला अगर चेक करना है या गेट बाय आईडी पुट चेक करना है तो मैं यहाँ 1 करके ऐसे अगर पास करता हूँ तो हमारा पहला वाला रिकॉर्ड आ रहा है। वहीं और कोई रिकॉर्ड हमें पास करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 और उसको सेंड कर सकता हूँ। फिर से अगर मैं गेट पे आऊँगा तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गया। वहीं अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, देखिए यहाँ पे मुझे 1 वाले को अपडेट करना है, अपडेटेड अगेन करके अगर मैं सेव करता हूँ तो ये अपडेट हो चुका है। वापस अगर मैं गेट पे आ रहा हूँ तो ये अपडेटेड अगेन आ रहा है। वहीं डिलीट पे अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं 2 पे जाके अगर सेंड करता हूँ तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं आके देखूंगा तो हमारे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड बचा है, जो दूसरा रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो API है वो अच्छे से काम कर रहा है। स्प्रिंग बूट में जो हमारा फ्लो होता है उसको हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक रिएक्ट वाला, उसके बाद हमारे पास ये स्प्रिंग वाला कंटेनर हो गया। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग क्लास रहेगा। सबसे पहले आ जाएगा कंट्रोलर, फिर आ जाएगा एक सर्विस लेयर, उसके बाद आ जाएगा एक रिपॉजिटरी लेयर और फिर आ जाएगा एक एंटिटी लेयर। और सबसे लास्ट में हमारे पास हमारा जो इंट्रैक्शन होगा वो हमारे डेटाबेस से होगा। यहाँ पे मैं सबका नाम लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा ब्राउज़र,
जो कि हो सकता है एक रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर के बाद जो हमारा रिक्वेस्ट है वो जाता है सर्विस लेयर के पास। कंट्रोलर में जो भी काम होता है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट का जो काम है वो कंट्रोलर में होता है। यहाँ पे जो हमारा काम होगा वो बिजनेस लॉजिक लिखने का काम होगा। बिजनेस लॉजिक जैसे अगर आईडी है तभी डिलीट करना होगा, अगर आईडी नहीं है तो डिलीट नहीं करना होगा। पोस्ट के टाइम पे अगर हमें कुछ लिखना है कि अगर वो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, वैलिडेशंस वगैरह, वो सब हम लोग यहाँ बिजनेस लॉजिक में लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिपोजिटरी लेयर, और उसके बाद आता है हमारा एंटिटी लेयर। लास्ट में हमारा डेटाबेस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिपोजिटरी लेयर है उसका काम होता है CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशंस बना रहे हैं तो हम रिपोजिटरी लेयर में CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा रिपोजिटरी है इसमें ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, और डेटाबेस में जो भी एड एडिट डिलीट का जो ऑपरेशन होता है वो रिपोजिटरी के थ्रू होता है। और उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है एंटिटी, और एंटिटी में हम लोग डेटाबेस लेयर को मैप करते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं मैप्ड डेटाबेस लेयर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और ये जो हमारा डेटाबेस है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे H2 हो सकता है या MySQL हो सकता है। तो एक बार जब कोई ब्राउज़र रिक्वेस्ट क्रिएट करता है तो वो सबसे पहले कंट्रोलर के पास आता है। कंट्रोलर वो सर्विस को भेजता है, सर्विस रिपोजिटरी में जाता है, रिपोजिटरी के बाद हमारा एंटिटी आता है, और एंटिटी फिर डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है, और वापस जो रिकॉर्ड है उस फ्लो में हमारे पास आ जाता है, और फिर जो रिक्वेस्ट है हमारे ब्राउज़र पास आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग बूट का एक मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला फ्लो है, क्योंकि हमारा मॉडल आ गया, व्यू आ गया और कंट्रोलर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें कि हम लोग अपने रिएक्ट ऐप को सेटअप करने वाले हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो में रिएक्ट जेएस में CRUD ऑपरेशन बताया था एक्सप्रेस जेएस के थ्रू, तो उसी कोड को मैं दोबारा से यूज़ करने वाला हूँ। मतलब उसका यूआई वगैरह थोड़ा यूज़ हो जाएगा, और उसके यूआई को अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो और इस रिपोजिटरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने जो फाइल डाउनलोड किया है उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और अपने वर्किंग रिपोजिटरी में यूज़ कर लूँगा। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये जो हमारा फाइल है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये रिएक्ट वाला जो कोड है उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। कट करके ये स्प्रिंग के बगल में मैं इसको यूज़ कर लूँगा। बाकी का कोड का यहाँ पे मुझे काम नहीं है तो मैं हटा देता हूँ, और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जो हमारे पास जो भी फाइल है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड होता है npm इंस्टॉल, उसको रन कर दूंगा। ये अब इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ npm स्टार्ट लिख के। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है। ये भी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, और इसमें एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी वगैरह नहीं दिया हुआ है। फिर भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जिस बैकएंड वाले यूआरएल को कॉल कर रहा है, अगर हम लोग उसको देखेंगे यहाँ से, तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये कॉल कर रहा है हेडर्स में लोकल होस्ट 5000 पे, लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है 8080 पे। सबसे पहले तो मुझे अपना जो एप्लीकेशन का पाथ है
app.js में आके उसको 80-80 कर लेना है। या मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ये वाला है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया है। अब वापस से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डमी डेटा एंटर करके ऐड करता हूँ तो हमारे पास ये एम्प्लॉय का डेटा चला गया है और ये ऐड हो रहा है। अगर मैं कुछ और डेटा को ऐड करूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। वहीं अगर मुझे डिलीट करना है और इसका नाम चेंज करना है, जैसे मैं प्रवीण लिख रहा हूँ और तो सेव कर रहा हूँ तो ये सेव हो जा रहा है। वहीं अगर मैं पोस्टमैन में आके इसको देखता हूँ तो जो रिकॉर्ड है वो आ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट और सैलरी यहाँ पे नल है। यहाँ पे सेव वगैरह काम कर रहा है, अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट भी काम कर रहा है। उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। हम लोग मॉडिफाई करने वाले, इसको कुछ अपडेट करके हम लोग समझेंगे कि इस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को हम लोग इसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सेट न्यू आइटम है, वो तो मैं फाइंड आउट करूँगा, वो मैं कर दूंगा सेट न्यू नेम। जहाँ पे भी सेट न्यू आइटम होगा वो सेट न्यू नेम के अकॉर्डिंग रीनेम हो जाएगा। और न्यू आइटम को मैं न्यू नेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे और भी रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट आ जाएगा, सैलरी आएगा, सेट सैलरी आ जाएगा। न्यू आइटम नॉट डिफाइंड है तो मैं न्यू आइटम को फाइंड कर लूँगा कहाँ कहाँ पे, और जहाँ पे न्यू आइटम है उसको मैं न्यू नेम से रिप्लेस कर देता हूँ। अब हमारा एरर जा चुका है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक्सियोस वगैरह का यूज़ किया है तो यहाँ पे न्यू नेम वगैरह जो है ये मिल नहीं रहा है। अभी तो मिल गया। अब नीचे आते हैं, जो हमारा ये वाला फील्ड है इसको मैं 2 बार और कॉपी कर लूँगा। एक न्यू नेम हो गया और एक हो जाएगा सेट डिपार्टमेंट। नीचे ये वाला डिपार्टमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा सैलरी, ये हो जाएगा सेट सैलरी। तो अगर मैं आके यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 3 फील्ड है। यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो बहुत कम है तो उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मैक्स विथ एमडी है तो उसको मैं 60 VW कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा विड्थ है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका प्लेस होल्डर वगैरह अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इंटर न्यू आइटम है तो मैं इंटर नेम कर सकता हूँ, वही इंटर सैलरी कर सकता हूँ, ये डिपार्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं तो हमारा फाइल चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब ये डेटा सेव होता है, जैसे कि ऐड आइटम में अगर हम लोग जाके देखें, ये डेटा सेव हो रहा है तो यहाँ पे नेम तो आ रहा है लेकिन डिपार्टमेंट और सैलरी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉमा लिख के लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट, और ये जाएगा डिपार्टमेंट, फिर आएगा सैलरी, यहाँ पे ये जाएगा सैलरी। अब हमारा आइटम सेट हो रहा है और उसमें सैलरी वगैरह जा रहा है। अब अगर वापस मैं यहाँ आऊँ और इसको फिल करता हूँ, ऐड करूँगा, तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है। ऐड रिक्वेस्ट बोल रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सैलरी वगैरह जा रहा है, फिर भी हमारे पास पैड रिक्वेस्ट आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सैलरी है वो नंबर में नहीं है तो उसको सबसे पहले नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सैलरी है उसको मैं नंबर कर देता हूँ। वापस से हम लोग ट्राई करेंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने नंबर पास किया तो डेटा अभी जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आके वापस से रिकॉर्ड को देखूँ तो हमारे पास जो नया वाला रिकॉर्ड है उसमें सैलरी वगैरह सही से आ रहा है। तो इस तरह से हमारा डेटा तो सही से जा रहा है, लेकिन ये सब जाने के बाद रीसेट नहीं हो रहा है। तो इसको रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे हमारा ऐड आइटम है। उसके बाद सेट सैलरी और
ये डिपार्टमेंट ऐसा कुछ पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नया रिकॉर्ड इंटर करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये सब ब्लैंक हो रहा है। अब ये सही से काम कर रहा है, लेकिन एडिट में हम देख सकते हैं हमारा एडिट में पूरा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एडिट वाले को चेंज करना होगा। मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एडिट वाला इनपुट है, तो हम लोग पहले तो एम्प्टी टैग के अंदर मूव कर लेंगे, और जो नाम वगैरह डिस्प्ले होता है वो भी एम्प्टी टैग के अंदर हम लोग मूव कर लेंगे। ये जो नाम है वो ये वाला नाम दिखाता है। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम आएगा, सेव कर देता हूँ, फिर अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये 3 बार नाम आ रहा है। यहाँ पे नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी आना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, और नीचे आ जाएगा सैलरी। अब अगर वापस मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं डिलीट वाला टेस्ट करूँ तो डिलीट वाला सही से काम कर रहा है। एडिट वाला करूँ तो एडिट वाला सिर्फ ये वाला नाम आ रहा है। तो एडिट को अपडेट करने के लिए ये जो हमारा इनपुट वाला है वो 2 बार और कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एडिटिंग टेक्स्ट का यूज़ किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा एडिटिंग टेक्स्ट है वो इससे डिफरेंट है। अगर मैं कुछ यहाँ पे एडिट करता हूँ तो ये ऊपर वाले टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा है, ये इसको डिफरेंट रखा गया है। तो यहाँ पे एडिटिंग टेक्स्ट को मैं फाइंड आउट करूँगा। एडिटिंग टेक्स्ट को मैं नेम लिख देता हूँ। एडिटिंग टेक्स्ट को सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा। एडिटिंग टेक्स्ट मैं नेम कर दूंगा। तो यहाँ पे एडिटिंग टेक्स्ट को फिर मैं फाइंड आउट करूँगा। का नाम भी कोई मीनिंगफुल नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट नेम, को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा। ये तो नेम वाला हो गया, लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2 फील्ड और क्रिएट करना पड़ेगा। एडिटिंग डिपार्टमेंट, एडिटिंग सैलरी, जो नेम मिरर है उसको मैं सही कर देता हूँ, और ये यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट नेम 2 बार हो गया, वो भी मैं ये कर लूँगा। एडिटिंग एक डिपार्टमेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। फिर मैं डिपार्टमेंट लिख दूंगा और यहाँ पे सैलरी लिख दूंगा। ये एडिट आइटम क्या कर रहा है कि जैसे ही हम लोग एडिट पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो ये इसको अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट और ये जो सैलरी है वो एक स्टेट से बाइंड हो जाएगा, तो हम लोग उसको ईजिली नीचे दिखा सकते हैं। जो ब्लैंक होगा अपडेट होने के बाद उसको भी हमें करना पड़ेगा। तो सेट एडिटिंग डिपार्टमेंट और सेट एडिटिंग सैलरी आ जाएगा। यहाँ पे भी एडिटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, एडिटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, एडिटिंग सैलरी आ जाएगा। सैलरी ऐसा कुछ आ जाएगा। अब अगर आके हम लोग देखते हैं, तो मैं रिफ्रेश कर दूं, एडिट कर रहा हूँ तो ये तो नहीं है, लेकिन ये वाला वैल्यू सही से आ रहा है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो एडिट करके हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ अभी, और डिपार्टमेंट HR सैलरी, ऐसा कुछ देखे। अगर मैं सेव करूँ, आई गेस ये सेव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रिक्वेस्ट को देखेंगे तो इसमें जो डेटा है वो पास नहीं हो रहा होगा। तो अगर मैं अपडेट वाले कोड को देखूँ, हमारे पास जो अपडेट वाला कोड है, अपडेट आइटम ये वाला, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ नाम पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट भी लिख देता हूँ, एडिटिंग
डिपार्टमेंट आ जाएगा और एक सैलरी आ गया, एडिटिंग सैलरी, ऐसा कुछ हम लोग पास कर सकते हैं। अभी अगर वापस हम लोग आके इसको ट्राई करें, जैसे मैं एडिट करता हूँ, फिर से IT लिखता हूँ, सैलरी देता हूँ रैंडम और सेव करूँगा, तो ये जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया है। इस तरह से अगर हम लोग कुछ और रिकॉर्ड डालते हैं वो भी यहाँ पे सेव हो रहा है, डिलीट वगैरह भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि एम्प्लॉय का CRUD एप्लीकेशन होगा। ये इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्टली अगर आप जावा के इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें आपको एम्प्लॉय का CRUD ही पूछा जाएगा, तो उसको हम लोग ईजिली ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा रिएक्ट का कोड है और ये हमारा स्प्रिंग बूट का कोड है। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया।